नमस्कार मित्रों, S2 एडवाइजर में आपका एक बार फिर से स्वागत है। बात लाल किताब की हो या ज्योतिष के अन्य प्रारूपों की, लोग उपाय पक्ष को लेकर नाक भूंज सिकोड़ने लगते हैं क्योंकि आज का माहौल बहुत वैज्ञानिक है। वैसे तो मैं वैज्ञानिक उस व्यक्ति को कहता हूँ जो 10वीं 8वीं क्लास के साइंस के विद्यार्थियों को पढ़ाने वाला अध्यापक है, क्योंकि अध्यापक या ऐसे ऐसे व्यक्ति अपने को ज़्यादा वैज्ञानिक मानते हैं। एक पीएचडी होल्डर की दृष्टि अलग होती है। एक वैज्ञानिक जिसने किसी वस्तु पर थीसिस लिखी है, उसकी वैज्ञानिक दृष्टि अलग होती है। लेकिन जो साइंस पढ़ाने वाले अध्यापक हैं या एक दो किताब पढ़ लेते हैं, अखबार के आर्टिकल पढ़ लेते हैं और अपने को वैज्ञानिक मानने लगते हैं, क्योंकि ऐसे लोगों की संख्या भारत में बहुत ज़्यादा है। वो बिना किसी परिप्रेक्ष्य के, बिना किसी ज़्यादा गहरी जानकारी के ही अपने को वैज्ञानिक सिद्ध कर लेते हैं। और ये शायद धारणा इसलिए है कि हम मार्क्सवाद से, हम कम्युनिज्म से बहुत प्रभावित है। कम्युनिज्म में आधी अधूरी बात से ही दुनिया पलटने की बात कही जाती है। खैर, मैं इस बात पर नहीं पढ़ना चाहता, लेकिन मेरा कहना है वैज्ञानिक वो है जो सूक्ष्मता को समझता हो। आपने एक चीज अनुभव की होगी, शायद आप जानकारी ना हो आपको। ज़्यादातर किसान माली बीजों को जमीन के अंदर गाड़ते हैं और उस अंधकारपूर्ण स्थिति में ही बीज का अंकुरण होता है। खुले में भी हो जाता है, लेकिन वो प्रयोग की दृष्टि से है, उसमें शायद वो सारे तत्व, सारी वो जीवटता नहीं रहती जो भूमि के अंदर बीज की अंकुरण से होती है। बीज को कितनी गहराई पे गाड़ना है, कितनी उसको तापमान देना है, नमी देना है, ये एक किसान या एक माली समझ सकता है। वैज्ञानिक को तो समझने के लिए पढ़ना पड़ता है और माली और किसान तो अनुभव से सीखते हैं। लेकिन ये कोई बड़ी अद्भुत बात नहीं। बात ये हुई कि मध्य रात्रि के बाद ही बीज का अंकुरण पूरी तीव्रता से होता है। क्यों होता है कि उस समय ना तो आकाश में सूर्य होता है, सूर्य तो रहता है, लेकिन उस अंधकारपूर्ण स्थान के आसपास सूर्य उदित नहीं होता। फिर भी उस बीज में अंकुरण की प्रक्रिया मध्य रात्रि के बाद ही शुरू होती है। इसी तरह एक स्त्री, एक प्रसूता स्त्री को प्रसव की शुरुआत, प्रसव दर्द की शुरुआत आमतौर पर मध्य रात्रि के आसपास से शुरू होती है। वैसे आजकल शरीर शास्त्री कहते हैं कि मध्य रात्रि के आसपास ही स्त्री के शरीर में ऑक्सीटोसिन हार्मोन का रिलीज ज़्यादा मात्रा में होता है। पुरुषों में टेस्टोस्टेरोन का रिलीज इसी समय होता है। पुरुषों का टेस्टोस्टेरोन जो है पौरुष शक्ति वर्धक हार्मोन माना गया है, लेकिन स्त्री के लिए ऑक्सीटोसिन हार्मोन बहुत सारे काम करता है। इस हार्मोन की कुछ परसेंटेज पुरुष शरीर के अंदर भी मिलती है। स्त्री के अंदर ये ऑक्सीटोसिन हार्मोन्स रोमांस क्रिएट करता है, उन्हें उमंगित करता है, उल्लाहित करता है। लेकिन यही हार्मोन्स, यही अल्प रस उनके अंदर प्रसव पीड़ा की शुरुआत भी करता है, क्योंकि इसी हार्मोन्स की रिलीज बढ़ने से उसके यूट्रस में गति होने लगती है। और यूट्रस में जब संकुचन, फैलाव की गति आती है, तभी प्रसव की प्रक्रिया की शुरुआत होती है। और इस हार्मोन्स की मात्रा बहुत मामूली सी रहती है। इस चीज़ को समझकर पिछले 30-40 सालों से आर्टिफिशियल ऑक्सीटोसिन देकर प्रसव प्रक्रिया को शुरू करने के लिए बहुत सारे प्रसूति विशेषज्ञ इसको उपयोग में ला रहे हैं। किसी व्यक्ति में यदि सेक्स संबंधी उदासीनता रहती है तो उनको भी ऑक्सीटोसिन दिया जाने लगा है, क्योंकि ऑक्सीटोसिन लेने से मन कुछ रोमांचित होने लग जाता है। लेकिन मध्य रात्रि में ऐसा क्या होता है, ये सारे वैज्ञानिक शरीर शास्त्रियों को अभी तक समझ में नहीं आया। मैं एक चीज़ और बताऊं, वो भी समझने जैसी है। अभी तक ज़्यादातर शरीर शास्त्री जो पिनियल ग्रैंड्स होता है, त्रिनेत्र जिसे कहते हैं, उसकी स्वीकृति नहीं थी, उसकी मान्यता नहीं थी कि ऐसा हमारे शरीर में कुछ हो सकता है। लेकिन पिछले 30-40 सालों से उस मटर से के दाने से भी छोटे से ग्लैंड्स की जो गतिविधियाँ हैं, जो प्रभाव हैं, उसको देखकर पूरा शरीर विज्ञान, पूरा शरीर शास्त्रिक जो जगत है वो आश्चर्यचकित है कि मटर से छोटे इस ग्रंथि में इतने अद्भुत कार्य हो सकते हैं। हमारी नींद से संबंधित है, लेकिन उस पिनियल ग्लैंड्स का संबंध भी अंधकार से है, मध्य रात्रि से है। मध्य रात्रि के आसपास ही वो उसकी सक्रियता बढ़ती है। संध्या के समय वो थोड़ा एक्टिव होने लगता है, दिन के समय वो ज़्यादा एक्टिव नहीं रहता, ज़्यादा सक्रिय नहीं रहता। उसकी स्राव
अल्पतम मात्रा में दिन के समय रहता है, लेकिन संध्या के बाद उसकी जो ऋषाब की मात्रा बढ़ती चली जाती है। मध्य रात्रि के बाद वो शीर्षम स्थिति में रहती है और फिर भोर के बाद उसके ऋषाब में कमी आने लगती है। इसलिए हमारे जो वैदिक पद्धति में, हमारी सनातन पद्धति में भोर का, ब्रह्म मुहूर्त का बहुत महत्व है, कि ब्रह्म मुहूर्त के बाद इसके जो श्राव में कमी आने लगती है। ब्रह्म मुहूर्त के शीर्ष स्थिति में रहता है और ब्रह्म मुहूर्त हमें बौद्धिक क्षमता से प्रवीण बनाता है, हमें लंबी आयु देता है, स्वास्थ्य देता है, सक्रियता देता है, हमारी स्मरण शक्ति को बढ़ाए। तो बहुत सारी हमारी जीवनता के लिए ब्रह्म मुहूर्त का बहुत महत्व है। और शायद इसीलिए वैसे तो इसको शरीर शास्त्रीय साबित सिद्ध करने लगे हैं कि यदि पीयूष ग्रंथि की निष्क्रियता हो जाए, त्रिनेत्र सक्रिय ना हो, तो हम दृढ़ता की तरफ बढ़ते चले जाते हैं, हमारे अंदर अनुशासनहीनता आ जाती है, अनिद्रा के शिकार बन जाते हैं, बीपी बढ़ने लग जाता है, मोटापा आने लग जाता है, मोटापे की शीघ्र गति बढ़ जाती है, बहुत सारे की बीमारियां हो जाती है, इम्यून सिस्टम कमज़ोर पड़ जाता है। पीयूष ग्रंथि पर, इस पेनियल ग्लैंड्स पर बहुत सारी रिसर्चें हुई हैं और एक से एक अद्भुत परिणाम सामने आए हैं, लेकिन अभी भी शरीर शास्त्री इसके बारे में कुछ % से ज़्यादा नहीं जानते। जैसे मानव शरीर के, मानव मस्तिष्क के बारे में अभी तक इतनी ज़्यादा वैज्ञानिक खोज होने के बावजूद भी 7 या 8% से ज़्यादा हम मानव मस्तिष्क को नहीं समझ पाए। अभी भी 90% से ज़्यादा मानव मस्तिष्क ऐसा है जो अज्ञात है कि कौन सा केंद्र जागृत होकर किस व्यक्ति को क्या क्षमता दे दे। छोटा सा मैंने परिभाषा दिया कि इन छोटी चीज़ों का इतना गहरा महत्व होता है। तो लाल किताब तो उन्हीं पंचतत्वों को लेकर निर्मित हुई है। इसमें भी उन्हीं पंचतत्वों की प्रमुखता है जो हमारे चारों तरफ बिखरे पड़े हैं, जिनसे सारा प्राणी जगत, वनस्पति जगत निर्मित हुआ है। लाल किताब में हम उपयोग क्या करते हैं? उपयोग करते हैं जैसे पानी है, दूध है, दही है, घी है, लोहा है, तांबा है, कांसा है, चांदी है, सोना है, नारियल है, काले तिल हैं। ये सहज साधारण चीज़ें हैं, लेकिन ये बहुत प्रभाव होते हैं क्योंकि इनका संबंध भी उन पंचतत्वों से है। किसी में पंचतत्व का कोई अंग ज़्यादा सक्रिय है, किसी में कम सक्रिय है। साथ ही इन सब चीज़ों का संबंध ग्रहों से है। अब ग्रहों के साथ में हमारा जो मस्तिष्क है थोड़ा भ्रमित होने लगता है कि ग्रह स्थूल चीज़ें हैं, आकाश में भ्रमण करने वाले, जो पृथ्वी जैसे वस्तुएं हैं, उनका मानव शरीर के साथ में या प्राणी जगत के साथ संबंध क्या हो सकता है। क्योंकि आज का आधुनिक जो अर्ध तारकीय वैज्ञानिक है वो इससे भटक जाएगा, लेकिन जो वैज्ञानिक चीज़ को समझता है, वो वैज्ञानिक चीज़ ही मैं बताने लगा हूँ कि सारी सृजन की शुरुआत सूर्य से हुई है। पृथ्वी को भी सूर्य पुत्री माना गया है और सारे अंतरिक्ष में जितने भी ग्रह हैं, उपग्रह हैं, वो सब सूर्य के अंग हैं। और सूर्य पृथ्वी पर जितनी भी प्राण शक्ति है, प्राणी जगत है, वनस्पति जगत है, उस सब का मुख्य न्योता है, मुख्य जो जीवन शक्ति है सूर्य है। बिना सूर्य के पूरा प्राणी जगत को निष्क्रिय होने में, समाप्त होने में पल वर्ष से ज़्यादा का समय नहीं मिलेगा। मैं सूर्य की बात नहीं कर रहा, चंद्र के साथ भी कहें, चंद्र की का भी हमारे शरीर के साथ में, प्राणी जगत के साथ बहुत गहरा संबंध है। चंद्र की गतिविधियों से बहुत सारे प्राणी सक्रिय होते हैं। आपने बहुत सारे जलचरों को देखा होगा। जलचरों का पूरा जीवन चक्र सूर्य, खास करके चंद्र की गतिविधियों पर निर्भर करता है। चंद्र की कलाओं के अनुसार उनके शरीर में बदलाव आता है, सक्रियता आती है, वो गर्भ धारण करते हैं, वो अंडे से देते हैं, अंडे सहते हैं, अंडे फूट के बाहर निकलते हैं और फिर अपने गतम के लिए सक्रिय हो जाते हैं। यहाँ तक कि मानव शरीर का पूरा जो नियंत्रण है, एक तरह से मस्तिष्क की नियंत्रण चंद्र के पास है। चंद्र के अनुसार स्त्री को जो रजस्वला की गति बढ़ती है, उन रजस्वला का जो रजस्राव होता है उस चंद्र की किरणों के आधार से होता है। उसे 27-28 दिन का चंद्र सर्कल होता है, उसके अनुसार ही अब वो, क्योंकि व्यवस्थाएं डिस्टर्ब हो रही हैं तो ज़्यादातर स्त्रियों को इसीलिए मासिक संबंधी विकार हो रहे हैं।
कुछ स्त्रियों में 15 दिन में मासिक स्राव की शुरुआत हो जाती है, कई वो 2-2 महीने लग जाते हैं। और मासिक चक्र संबंधी जितनी अनियमितताएं विगत 30-40 सालों में पृथ्वी पर पैदा हुई, उतनी उसके इतिहास में कभी नहीं रही। चंद्र का सिर्फ इस शरीर से, इस मासिक चक्र से ही संबंध नहीं है, मस्तिष्क से भी संबंध है। मस्तिष्क की उथल पुथल, मस्तिष्क की सक्रियता, उन्मादता, आक्रमण, लूटपाट का जितना भी बलात्कार, सब कुछ चंद्र से प्रभावित है। और ये 2 ग्रह नहीं, शुक्र का अपना प्रभाव है, शनि का अपना प्रभाव है। और ये सभी ग्रह, अभी वैज्ञानिक इस चीज को नहीं समझे, लेकिन ज्योतिषाचार्यों ने हजारों साल पहले इसको पहचान लिया कि अंतरिक्ष में भ्रमण करने वाले जो ग्रह शरीर को सूक्ष्म तरीके से प्रभावित होते हैं, क्योंकि हमारे शरीर में बहुत अल्प मात्रा में कई तरह के एंजाइम पैदा होते हैं, हार्मोन्स पैदा होते हैं, न्यूरोट्रांसमीटर पैदा होते हैं, और इनको प्रभावित करने के लिए ग्रहों से निकलने वाली जो विकिरण हैं वो प्रभावित करते हैं, उनको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जंप प्रभावित करता है, और अभी तक इस तक नहीं पहुंच पाए। तो लाल किताब का सिद्धांत इस विज्ञान को लेकर है, इस परिप्रेक्ष्य को लेकर है, और इस परिप्रेक्ष्य को समझ लेंगे तो लाल किताब को समझना सहज हो जाता है, उसकी प्रभावशीलता हमारे समझ में आ जाती है। जैसे कि यदि आप मानसिक रूप से परेशान हैं, नींद नहीं आ रही है, मन में उल्टे सीधे विचार आ रहे हैं, आप दूसरों से बेवजह लड़ने शुरू हो जाते, तो छोटा सा उपाय है कि रात्रि को सोते वक्त एक कांसे के पात्र में, खुला कांसे का पात्र हो, वैसे आजकल हम गिलास आदि लेते हैं, लेकिन गिलास हमारी जीवन पद्धति का अंग नहीं रहा, लोटा रह सकता है, कुछ खुले मुंह वाला ऐसी कोई वस्तु, कोई पात्र हो सकता है, उसमें जल रख के या कच्चा दूध रख के आप दाहिने सिराने रख के आपको सो जाइए। सुबह प्रातः काल उठते ही उसे किसी बड़े वृक्ष की जड़ पर या कांटेदार वृक्ष पर आप अर्पण करिए, कीकर पे करिए, अनार की करिए, नींबू के पेड़ पर करिए। आप देखेंगे कुछ दिन करते करते आपकी मानसिक अशांति से शांत हो जाती है, आपके मन में सकारात्मक भाव आने लगते हैं, आपके सोचने विचारने की प्रवृत्ति बदल जाती है, आपकी नींद अच्छी हो जाती है। नींद अच्छी तो आपका बीपी भी नियंत्रण में आने लग जाएगा। बीपी ही नियंत्रण नहीं आएगा, शरीर के अंदर कई ऐसे हार्मोन्स जो असंतुलित हो गए थे, जो कई तरह की विकृतियाँ पैदा कर रहे थे, कई तरह के विक्षोभ पैदा कर रहे थे, उनमें भी लाभ होगा, हमारी कई बीमारियां से अदृश्य हो जाएंगी। छोटे से सिंपल दूध, तांबा, कांसे। इसी तरह हम कहते हैं यदि जीवन में अवरोध खड़े हो रहे हैं, बाधाएं आ रही हैं, हम अपने जीवन में उन्नति नहीं कर पा रहे हैं, हम अपने मनोकूल अपने कार्य को क्रियान्वित नहीं कर पा रहे हैं, तो कुछ नहीं कर रहा। एक नारियल लें, पूजा वाला, नारियल की कई किस्में हैं, एक सूखा नारियल है, एक पूजा वाला अंदर से गीला पानी वाला नारियल है, एक गोला है, एक हरे रंग का नारियल है। नारियल की अलग किस्में हैं और अलग किस्मों का अलग अलग प्रभाव है, क्योंकि तब इनका संबंध अलग अलग ग्रहों से जुड़ जाता है। नारियल अकेला लें, नारियल के साथ तिल ले लें, नारियल के साथ बादाम ले लें, छुहारे ले लें, सरसों का तेल ले लें, काला वस्त्र ले लें, जल प्रभावित करें, मंदिर में दें, या किसी राह जाते मजदूर को, किसान को, साधु को दें। इन सबसे उनका प्रभावशीलता बदल जाती है। लेकिन जल में प्रभावित करने या मंदिर चढ़ाने से हमारी कई तरह की विघ्न बाधाएं बढ़ जाती है। या फिर हम धातु धारण करते हैं, हम चांदी पहन लें, हम सोना धारण कर लें, हम तांबे का या कॉपर का बर्तन कोई चीज़ धारण कर लें, कड़ा पहन लें, अंगूठी पहन लें, लोहे की अंगूठी पहन लें। इन सब का महत्व भी है कि हम किसी ग्रह को अपने साथ जोड़ना चाह रहे हैं, ग्रह की प्रभावशीलता अपने अंदर बढ़ाना चाह रहे हैं, या फिर ग्रह की अशुभता को अपने से दूर करने के लिए ऐसी चीज़ों को हम अपने शरीर से अलग करना चाहते हैं। तो लाल किताब बहुत महत्वपूर्ण है, और लाल किताब को समझ